नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत आज हमारा जो है ज्योग्राफी का 4th लेक्चर है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर 3 तक नहीं देखा तो जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप एक क्रम से नहीं चलेंगे तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में और आपका एक कॉन्सेप्ट भी नहीं बन पाएगा। तो पीछे के वीडियो तो जरूर देखते रहें। और अगर ये आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा के समय एक ही बार जगेंगे और 15-20 दिन में सब कर लेंगे, तो 15-20 दिन में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है और ऐसे में बड़ी समस्याएं होती हैं जो है बिखरने की। या आप जो कंफ्यूजन में प्रश्न गलत करके आते हैं वो क्यों गलत करके आ जाते हैं? इसीलिए क्योंकि आपने जो है पर्याप्त समय नहीं दिया पीटी के लिए। तो अभी एकदम लापरवाही मत करिए। जितने भी पीछे वीडियो पड़े हैं, चाहे वो पॉलिटी के हो, महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो, करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री की चीजें चल रही हैं, 20 लेक्चर हो गए हैं, वहाँ ज्योग्राफी की चीजें चल रही हैं, तो सब जो है डेली देखते रहिए और पीछे की चीजें खत्म करते रहिए। क्योंकि देखिए आगे भी प्रश्न आते रहेंगे, तो आप जो है आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, तो उस बर्डन से बचने के लिए आप निरंतर जो है प्रयास करिए। और यहाँ समय ही कितना देना है आपको, सुबह जो है 20-30 मिनट, मतलब 35 मिनट से ज्यादा सुबह नहीं, और 30 से 35 मिनट शाम को, इतना ही समय देना है। और आप विश्वास मानिए कि आपका परीक्षा के समय तक इतना ही चैनल पे अगर देते रहेंगे तो परीक्षा पीटी देने के बाद आप खुद मैसेज करेंगे, सर इस बार जो है जो हम कट ऑफ जो जाता था, तो हर बार अगर 8-10 नंबर से कम रहते थे, तो इस बार हमारी स्थिति जो है 8-10 क्वेश्चन ज्यादा की है। क्यों ज्यादा की है? क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्लस अति संभावित प्रश्न दोनों को कवर किया जा रहा है, ताकि जो है पीवाईक्यू जो आए वो आपके गलत ना हो, उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए, और जहां से प्रश्न बनने की संभावना है तो उसको भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल अच्छी स्थिति में रहेंगे। बस आप निरंतर चैनल पे बने रहिए, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, कब? सोमवार से लेकर के शनिवार तक। तो आज हम जो है भारत के महत्वपूर्ण दर्रों की चर्चा करेंगे। तो किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है, और दर्रा पर्वतों के द्रोणी से होकर गुजरता है। तो वही है कि भाई पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, उसी के बीच से, मतलब जहाँ पर्वत का निचला हिस्सा हो और वहां से मतलब रास्ता बन जाए उसको पार करके उस पार जाने का, वही दर्रा है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग जो है वो गुजरते हैं। भाई अगर आप सोचिए कि आपको हिमालय जो रेंज है तो वहां तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो अब एवरेस्ट पार करके तो आप कोई ट्रेन नहीं ले जा सकते ना, आपको ले जाना है उन्हीं दर्रों में, जैसे नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, नाथुला दर्रा है, जेलेपला दर्रा है, बोमडिला। तो आप उन्हीं दर्रों का ही प्रयोग करेंगे ना आवागमन के लिए, ना कि आप K2 की चोटियों से होके जाएंगे या जो है एवरेस्ट की चोटियों की तरफ जाएंगे। तो वही दर्रों का महत्व है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लद्दाख में काराकोरम दर्रा है तो वो भारत के सबसे जो है ऊंचे दर्रों में से है, एक है। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा अगर आप देखेंगे तो यांगजी दीवान है। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे ये पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो वो यांगजी दीवान है। बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो ये जो बुर्जिल दर्रा है, ये जो कश्मीर का श्रीनगर है, वो किससे जुड़ता है? तो गिलगित से जुड़ता है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है। इसी तरीके से जो जिला जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है और इसे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। तो जो जिला दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, इसी से जो है श्रीनगर और लेह जो है मार्ग गुजरता है, इसी दर्रे से होकर के। पीर पंजाड़ दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है, और बनिहाल दर्रे से जम्मू एवं श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। तो जम्मू से जो हम श्रीनगर की यात्रा करते हैं तो किस दर्रे से होकर जाते हैं? तो बनिहाल दर्रे से जाते हैं। और इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जवाहर सुरंग कहाँ है? तो इसी बनिहाल दर्रे में जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। सिपकीला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो जो सिपकीला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो पहले तो इसकी अवस्थिति जानिए।
और ये क्या करता है कि शिमला को जो है वो तिब्बत से जोड़ता है, और बाड़ा लाचाला दर्रे से मंडी से लेह जाने की जो है मार्ग गुजरता है। तो ये सारे दर्रे बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आए हैं। तो बस जो है आप इसको देखते रहिए, और अगर आप मैप खोल के बैठे होंगे, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ थोड़ा सा मैप का भी आप सहारा लीजिए, तो फिर कभी कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। थांगला दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं में है, और माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच है। तो माना दर्रा कहाँ है? तो हिमालय में जो है, हिमालय क्षेत्र भारत और तिब्बत के बीच है, जिसे चिरबतियाला या डूंगरीला जो है दर्रा भी कहा जाता है, और बेसिकली ये उत्तराखंड में है माना दर्रा। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। कौन? तो माना दर्रा। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का जो है वो उद्गम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सरस्वती का उद्गम होता है वो कहां से होता है? तो अलकनंदा की सहायक नदी देवताल झील से होता है, और ये सब कहाँ है? माना दर्रा के पास है। लिपुलेख दर्रा जो है भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में, भारत और चीन सीमा पर अवस्थित है। नाथुला एवं लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। तो जो नाथुला दर्रा है, जो भारत, जो नाथुला सिक्किम में है और जो चाइना को जोड़ता है, तो जो नाथुला दर्रा है सिक्किम वाला, और जो लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड वाला, तो ये दोनों दर्रे क्या है? मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी के मार्ग इससे होकर के जाते हैं। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो कभी कभी ये फैक्ट भी आयोग पूछ लेता है, तो इसीलिए इसको भी जानते रहिए, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि आयोग को कितना ज्यादा फैक्ट प्रिय है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट जो है उत्तराखंड में लिपुलेख तथा हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं? तो सिपकिला है। तो नाथुला जो है भारत और चीन का तीसरा व्यापार पॉइंट है। दो कौन से हैं? तो एक तो उत्तराखंड का लिपुलेख है, और दूसरा कौन सा? हिमाचल प्रदेश का जो है वो सिपकिला है। सिक्किम स्थित जैलेपला जो है पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा मतलब तिब्बत से जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो बॉमडिला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश एवं लहासा को जोड़ता है। लहासा मतलब तिब्बत को। तो बॉमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, और जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत के लहासा से बेसिकली। यांग याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि यांग याप दर्रा जो है वो भी कहाँ है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, और इसी दर्रे से होकर के मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। दीफू व पांगसाड दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो दीफू और पांगसाड दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में भारत और म्यांमार सीमा पर है। क्योंकि आप अगर मैप में अरुणाचल प्रदेश की अवस्थित देखेंगे तो वो जो है चाइना के साथ साथ म्यांमार से भी सीमा साझा करती है। और मणिपुर में स्थित तुजू जो दर्रा है से इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग खुलता है। तो मणिपुर का जो तुजू दर्रा है वो इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग उससे खुलता है। और पश्चिमी घाट मतलब ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई की विस्तृत पट्टी है। तो जो पश्चिमी घाट है ये कहाँ से है? तो ताप्ती के मुहाने से लेकर के जो साउथ में तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी जो मैंने बताया था केप कैमोरिन, तो वहां तक की एक पट्टी है पूरी। कितने किलोमीटर की? तो 1500 किलोमीटर की। और इसी को जो है पूर्वी घाट कहते हैं, सॉरी पश्चिमी घाट कहते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट स्थित थालघाट दर्रा जो है मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से गुजरते हैं। तो जो महाराष्ट्र में स्थित थालघाट दर्रा है तो इससे बंबई नागपुर और कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो थालघाट दर्रे की ये भूमिका है। और भोरघाट दर्रा भी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इससे खांडला घाट भी कहा जाता है, मतलब भोरघाट दर्रे को ही खांडला घाट भी कहा जाता है। और यहाँ से मुंबई पुणे बेलगांव और चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो देखिए अब आपसे थाल घाट भोर घाट कई बार पूछा गया कि कहाँ है, तो आप सभी लोग को पता है और ये रट गए हैं कि महाराष्ट्र में है।
तो अब आपसे ये पूछेगा कि इससे ये कहाँ कहाँ से सड़कें गुजरती हैं। तो थाल घाट से मुंबई, नागपुर, कोलकाता के लिए जाती हैं, और भोर घाट से जाती है मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई के लिए जाती हैं। इसका ध्यान रखना। पाल घाट जो दर्रा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है, और पालघाट दर्रे को पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। तो पालघाट दर्रा जो केरल में है, बेसिकली वो नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है, और इसी को पलक्कड़ गैप के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिपुर, कोयम्बटूर और इडोर के लिए रेल सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो जो इस दर्रे से कालीकट, त्रिपुर, कोयम्बटूर और इडोर के लिए सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं इस दर्रे से होकर के। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे हैं, जैसे चांगला। तो चांगला कहाँ है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इसी तरीके से बुमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा है उत्तराखंड में। मुलिंगला जो है वो गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो मुलिंगला जो है बेसिकली उत्तराखंड में है, और शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं है। साथ ही साथ 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंग दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क का भी निर्माण किया गया। तो ये चूंकि करंट से बेस्ड था उस समय, ये पूछा गया था। तो आप इतना जानिए कि उमलिंग दर्रा कहाँ है। तो उमलिंग दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए अब थोड़ा सा जो पीछे मैंने पढ़ा है उसी दर्रे को संक्षेप में जल्दी से देख लेते हैं। तो खारदुंगला, कराकोरम, जोजिला, चांगला, ये सब कहाँ के दर्रे हैं? लद्दाख के दर्रे हैं। इसी तरीके से पीर पंजाल और बनिहाल कहाँ का दर्रा है? तो ये जो दर्रा है जम्मू कश्मीर का। सिपकीला, रोहतांग, बाड़ालाचाला, यांगजी दीवान, ये एक ही में है यांगजी दीवान। और मैंने इसके बारे में पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताया है, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, क्योंकि हम इससे चेक करना चाहते हैं कि आप लोग क्लास को लेकर के कितने ज्यादा अवेयर हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। और भाभा, पारंगला और मणिरंग ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। इसी तरीके से मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम और सिरला ये सब दर्रे किसके हैं? उत्तराखंड के। नाथुला, जेलेपला कहाँ का है? सिक्किम का। सेला, बोमडिला, यांगयाप और दीफू ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। और यांगयाप के बारे में मैंने आपको एक फैक्ट बताया है, आप लोग उसको भी कमेंट करके बताएं कि यांगयाप दर्रा की क्या उपयोगिता है। तुजू दर्रा है जो मणिपुर में है। थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट जो है वो केरल में है। जल्दी से आप लोग बताइए कि सेनकोट्टा दर्रा कहाँ है। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है कि सेनकोट्टा दर्रे को आप मैप में देखेंगे और बताएंगे कि वो कहाँ अवस्थित है। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये हमारे 2 मुख्य परीक्षा के बैच चल रहे हैं, इसके बारे में तो मैंने हर क्लास में चर्चा किया ही है, यहाँ भी कर दे रहे हैं संक्षेप में। तो एक आरओ का बैच है, दूसरा हमारा पीसीएस मेंस को लेकर के बैच है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इन बैचों को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपको आपके परीक्षा से उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू या संभावित प्रश्न है बहुत डिटेल से कराए जा रहे हैं। यहाँ डेली आपको टास्क दिए जाते हैं, आप उसको करके दिखाते हैं, उसका मूल्यांकन होता है, और फिर आपकी कॉपी जब चेक हो जाती है तब मॉडल आंसर भी दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये सब आपके द्वारा जो प्रश्न भेजे जाते हैं लिख करके उत्तर, तो उनका मूल्यांकन है। जो भी कमी है वो बताई गई है। यदि आपका आधा एक नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है, और फिर जो है मॉडल आंसर भी दिया जाता है। तो आप जो है यहाँ बने रहिए। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी परीक्षा से पहले इतना ज्यादा टॉपिक का प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में इससे रहेंगे। और यहाँ उद्देश्य भी हमारा है कि करीब करीब 750 प्लस प्रश्न जो है हम करा के आपको मेंस में भेजें। तो जब इतना करके जाएंगे तो मेंस में किस कंडीशन में रहेंगे आप समझ नहीं सकते। और या इस बार जो बच्चे हमारे मुख्य परीक्षा बैच से जुड़े हुए थे उनकी जो स्थिति है वो काफी शानदार रही है इस बार। तो इससे जुड़िए, ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। अब आइए हिमरेखा और हिमनद को देखते हैं। तो पीछे मैंने जो भारत के महत्वपूर्ण दर्रे उनकी चर्चा करी, अब हिमरेखा और हिमनद को देखते हैं। तो हिम की निचली जो सीमा को हिमरेखा कहते हैं,
अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नता के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा की स्थिति जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ये भी आप जानते रहिए। परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 55,000 से 6,000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिण भाग में जो है 45,000 से 6,000 मीटर पाई जाती है। तो ये भी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा जो है वो 5,800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में जो है वो 4300 मीटर पाई जाती है। तो आप देखेंगे तो पश्चिमी जो हिमालय है वहां जो है हिमरेखा की जो औसत ऊंचाई है वो अधिक है तुलना में पूर्वी हिमालय के। ये दिख रहा है भाई, पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा जो है वो 5800 मीटर है और पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर की है। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। तो जब मैं पीछे कल हिमालय की जो श्रेणियों को पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने 4 श्रेणियां बताई थी। तो जो सबसे ऊपर वाला वो ट्रांस हिमालय, फिर दूसरा जो है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, तीसरा जो है वो मध्य हिमालय और चौथी की चर्चा जो करी थी वो शिवालिक हिमालय। तो आप लोगों से इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी जो है वीडियो को, ये तो अभी आप देख रहे हो तो देख लीजिए, लेकिन एक क्रम से देखते हुए आइएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक क्रमबद्धता बनी रहेगी विषय वस्तु को लेकर के। तो और फिर बाद में आप देखेंगे बहुत सी चीजों का जो है वो दोहराव भी होता रहता है। तो ऐसे में आपकी चीजें और ज्यादा तैयार होती जाएंगी। तो जो हिमालय के प्रमुख जो हिमनद हैं वो कहाँ हैं? तो इसी ट्रांस हिमालय में है और ग्रेट हिमालय में। इसी में सबसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण हिमनद पाए जाते हैं। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां में हिमनद पाए जाते हैं। और ये जो कराकोरम, लद्दाख और जो जास्कर श्रेणियां हैं ये कहाँ हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। पीछे मैंने बताया, पिछले क्लास यदि आपके जेहन में होगा तो आप लोग को पता होगा। जल्दी से बताइए कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां किस हिमालय का पार्ट है? लघु हिमालय के हिमानी जो है वो छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो सोना पानी है। तो सोना पानी किसका हिमनद है? पीर पंजाल का। हिमनद माने क्या? बर्फ की नदी, मतलब जहां एक तरीके से बर्फ के ग्लेशियर हो उसी को हिमनद कहा जाता है, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में जो है वो स्थित है। तो पीर पंजाल के बारे में ये जानिए। कराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकार के हिमनद विद्यमान है, जिसमें सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरो और ससाइनी। कई बार पीटी में आपके प्रश्न पूछा गया है। तो ये सारे जो हिमनद है कहाँ हैं? तो ये कराकोरम और महान हिमालय की जो श्रेणी है उसमें ये पाए जाते हैं। मैंने पीछे ही बताया कि भाई जो भी बड़े और विशाल हिमनद है वो ट्रांस हिमालय या ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। मिलाम हिमनद कहाँ है? तो उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है। तो शारदा नदी जो एक महत्वपूर्ण नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मिलाम जो हिमनद है ये इससे होता है। और मिलाम हिमनद कहाँ? तो उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में है। भारत के प्रमुख हिमनद थोड़ा सा देख लेते हैं। और कई बार पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा हिमनद है, आप ऐसे क्रम से ही चलते आइए। सबसे पहले सियाचिन है। कहाँ है? कराकोरम में। लंबाई कितनी है? 76.64 किलोमीटर। फिर इसके बाद दूसरा आता है बियाफो, ये भी कराकोरम में है, 60 किलोमीटर। तीसरा हिस्पार, कराकोरम 61 किलोमीटर, मतलब सेकंड नंबर पे ये है और थर्ड नंबर पे ये है। बाल्टोरो है कराकोरम में 58 किलोमीटर। चोंगो लुंगमा कराकोरम है 50 किलोमीटर। खोर्दो जीन है ये भी कराकोरम है 41 किलोमीटर। फिर इसी तरीके से रीमो है कश्मीर में 40, पुनमा है कश्मीर में 27, गंगोत्री जो है जो ग्लेशियर है उत्तराखंड में 26 किलोमीटर में है। जेमू जो ग्लेशियर है सिक्किम या नेपाल में है 25 किलोमीटर का। ससाइनी जो है वो कराकोरम में है 17.85 किलोमीटर है। रूपल जो है कश्मीर में 16 किलोमीटर और दयामीर जो है कश्मीर में 11 किलोमीटर। तो एक बार प्रश्न में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था ससाइनी को लेकर के।
तो ससाइनी नहीं है। हमेशा जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो सियाचिन ग्लेशियर है, इसको आप जानते रहिए। अब आते हैं पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। कार्बोनिफोरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कौन था भाग, तो प्रायद्वीपीय जो भारत था। और कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। तो जो गोदावरी, सोन महानदी और दामोदर बेसिन में जो कोयले का निर्माण हुआ वो कार्बोनिफेरस युग के बाद हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ था, तो क्रिटेशियस युग के दौरान हुआ था। और ये तो आप लोग जानते होंगे कि लावा के उद्गार से इसकी संरचना हुई है। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो ये भी आप लोग देख लीजिए कि जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में क्या है, संकीर्ण है। साथ ही साथ मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो जो मध्य उच्च भूमि का जो पूर्वी विस्तार है वो कहाँ तक है, तो वो बघेलखंड या बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां तक है। और दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का ही पार्ट है। तो छोटा नागपुर पठार जो दामोदर नदी घाटी बेसिन में अवस्थित है, तो वो किसका पार्ट है, तो मध्य उच्च भूमि का ही पार्ट है। इसी तरीके से जो छोटा नागपुर पठार है का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में जो है। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र विस्तार यहां तक है। और छोटा नागपुर पठार में ढाल जो है तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन है, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार यह नदियां इस क्षेत्र के ढाल को जो है वो दर्शाती हैं। तो इनका बहाव कहाँ, तो दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। और इससे पता चलता है कि जो मध्य उच्च भूमि का जो है ढलान किस तरह है। भाई जो जहां ढाल रहेगा वही नदियां बहेंगी। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। तो एक महत्वपूर्ण पठार है मालवा का पठार। तो ये 530 किलोमीटर लंबा और 390 किलोमीटर चौड़ा है और करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तारित है। कौन, मालवा का पठार। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार से निर्धारित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो मालवा का पठार है इसकी उत्तरी सीमा पे अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी सीमा पर विंध्य श्रेणियां हैं और पूर्वी सीमा पर जो बुंदेलखंड का पठार है तो उसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है, तो वो मालवा का पठार है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है, दक्कन का पठार, और ये त्रिभुजाकार जो है वो भूभाग है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। तो जो काली मृदा पाई जाती है तो वो उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के द्वारा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो जो ये मेघालय पठार या कार्बी एंगलोंग पठार है तो ये हिमालय का नहीं है, भले इनकी अवस्थिति आपको मेघालय में दिख रहा हो, लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार का ही पार्ट है।
तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, कौन सी? तो गारो, खासी, जयंतिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण जो है वो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भी भाग है। जो भुवन पहाड़ी है वो किसका भाग है? तो जो मिजो हिल्स है उसका पार्ट है। और दंडकारण्य क्षेत्र, तो दंडकारण्य क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं? बेसिकली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो इन सारे राज्यों के जो मतलब एक सटे हुए पूरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो दंडकारण्य क्षेत्र। आपसे पूछा गया कि दंडकारण्य क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो याद रखिएगा उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र का भूभाग दंडकारण्य क्षेत्र में आते हैं। अब आते हैं तटीय भाग को थोड़ा सा देखते हैं। तो भारत की जो तट रेखा है, तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये समृद्ध नहीं होगा, समुद्र होगा। आप लोग तो देख ही रहे होंगे भाई, पूरब पश्चिम, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और नीचे तो हिंद महासागर है। ये तो 3 ओर से घिरा हुआ है और ऊपर जो है हमारे प्रहरी के तौर पे हिमालय पर्वत है। तो भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत के कितने जो राज्य हैं जो तटवर्ती है, मतलब जो समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। तो वैसे अगर राज्य केवल पूछा जाए तो 9, केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए 4 और टोटल पूछा जाए तो कितना है? 9 + 4 = 13। तो यहां से देखिए ये 9 तो पूछ लिया गया है, तो अगर रिपीट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। कितने राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं? 9। लेकिन अब अगर पूछा जाए कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो ये 4 हैं और टोटल कुल कितने हैं? तो 13 हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अब आयोग अगला प्रश्न यहां से बनाएगा या यहां से बनाएगा? भारत में राज्यों में गुजरात तट की जो रेखा होती है वो सर्वाधिक लंबी है। तो भारत में जो देखा जाए जो गुजरात राज्य है उसकी सर्वाधिक तट रेखा है, लेकिन ये राज्यों में है, न कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को। तो राज्यों में सबसे लंबी गुजरात की तट रेखा है और सर्वाधिक छोटी तट रेखा किसकी है? तो गोवा की है। तो राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किसके पास है? देखिए आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कंफ्यूज नहीं होना। गुजरात की तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है और सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? गोवा की है। इसी तरीके से किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को जो है क्षेत्रीय सागर कहा जाता है और क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। तो जैसे अगर ये आधार बिंदु है तो यहां से 12 समुद्री मील होता है, फिर 24 समुद्री मील होता है और फिर 200 समुद्री मील होता है। तो अभी ये जो डिवीजन है 12, 24 और 200 का अभी हम बता देते हैं। इस क्षेत्र का उपयोग भारत की संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। मतलब कहाँ? तो ये जो जैसे अगर ये भारत का तट है ये, तो यहाँ से जो ये जो क्षेत्र है समुद्र का, तो 12 किलोमीटर का जो ये क्षेत्र है इस पे पूरा संपूर्ण अधिकार किसका है? भारत का है। फिर समीपस्थ मंडल क्या है? तो ये जो 24 समुद्री मील तक का जो भूभाग है इसे समीपस्थ मंडल कहा जाता है और इसका विस्तार 24 समुद्री मील तक है। और इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार है। मतलब अगर इस क्षेत्र में कोई भी व्यापारिक जहाज किसी देश के जा रहे हैं तो भारत जो है इसमें सीमा शुल्क लगा सकता है और वित्तीय अधिकार मतलब 24 मील तक मिलते हैं। और फिर अगला जो है किसी भी देश की अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। मतलब ये हमारा भारत का जो भूभाग है, तो यहाँ से ये जो 200 मील तक का जो समुद्री भूभाग है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिलती है। मतलब भारत नहीं, किसी भी देश का ये तो अंतरराष्ट्रीय मानक है, तो ये सब देशों के लिए लागू होता है। तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं 12, 24, 200। इस तरीके से चाइना के लिए भी है, जापान के लिए भी है, जितने भी जो द्वीपीय देश हैं या जो समुद्र के किनारे साझा करते हैं अपनी सीमा को, तो उनके लिए यही बाध्यता है कि 12 किलोमीटर तक संपूर्ण अधिकार है, 24 किलोमीटर तक उनको वित्तीय और जो है सीमा शुल्क लगाने का अधिकार है। किलोमीटर नहीं, मील है, सारी किलोमीटर नहीं है, मील। 12 मील, 24 मील और फिर 200 मील। तो 200 मील तक का अधिकार क्या है कि वो जो है वहां वैज्ञानिक अनुसंधान की चीजें कर सकते हैं।
स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। तो अब ये जो राज्य है और इनकी लंबाई है, मतलब कौन से राज्य कितने किलोमीटर जो है वो तट रेखा साझा करते हैं। तो देखिए गुजरात को मैंने बताया ही था कि गुजरात जो है वो 12 से 14 किलोमीटर की तट रेखा साझा करता है। महाराष्ट्र 652 किलोमीटर, गोवा 118, कर्नाटक जो है 280, केरल जो है 569, तमिलनाडु 906, आंध्र प्रदेश 973, उड़ीसा जो है 474। तो अब इससे आप लोग को दिख रहा होगा कि अगर राज्यों में देखा जाए तो पहले पर क्या है, गोवा है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है 973 और तीसरे पे जो है तमिलनाडु है 906। तो पहले पर क्या है, गोवा कह रहे हैं, गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे क्या है तो तमिलनाडु है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, कभी भी अब आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पहला पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा जो है तटरेखा कौन सी राज्य जो है साझा करती है, तो गुजरात है। तो अब गुजरात आयोग को पता है कि सारे बच्चे रट लिए, अब वो आएगा कि बताइए कि सीक्वेंस क्या है। तो 3 तो एटलीस्ट आप याद ही कर लीजिए कि पहले पर गुजरात, दूसरे पे जो है वो आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर जो है तमिलनाडु है, उड़ीसा की तटरेखा 476, पश्चिम बंगाल 157, दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप की 42 है, लक्षद्वीप 132, पुडुचेरी 30 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर। तो अब ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि अगर आपको सबसे ज्यादा तटरेखा पूछा जाए लेकिन राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश दिखा रहा है, मतलब प्रश्न की भाषा पे ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे पूछ ले कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक जो है सीमा रेखा साझा करती है, मतलब समुद्री तट रेखा, तो वो तो हो गया गुजरात। लेकिन भारत का वह कौन सा राज्य या ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश है जो सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा साझा करती है, तो उसमें गुजरात भी रहेगा, तमिलनाडु भी रहेगा, आंध्र प्रदेश भी रहेगा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी रहेगा। तो जब राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश आ जाए तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर केवल राज्य पूछे तो गुजरात है, गुजरात के बाद कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा, तमिलनाडु है। जल्दी से आप लोग 4th और 5 क्रम को भी कमेंट करके बताइए, इसी में मिल जाएगा, इसी में आप देख लेंगे आपको 4th और 5th का मिल जाएगा। और भारत की अगर कुल समुद्र से सटी सीमा की अगर लंबाई आप देखेंगे तो टोटल कितना है, 75,016.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा हमारे पास है। तो इस आंकड़े को भी ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था, इसके बारे में तो मैंने पीछे चर्चा कर ही दी है। आप लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े तो इसको ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। साथ ही ये हमारे जो कुछ लिंक्स हैं, एक तो टेलीग्राम है, इससे आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि कोई भी सूचना सबसे पहले यही दी जाती है और ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो समृद्धि आई जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं और दूसरा जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये भी आप ही का चैनल है और यहाँ भी आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियां जो है वो डाली गई हैं। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और निरंतर जो है यहाँ चीजें डाली जा रही हैं। आप अभी तक इनको ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हम आमंत्रित करते हैं। आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।